जिस तरीके से 26/11 में लोग पत्रकार कवर कर रहे थे, आज पे 59 घंटे लगातार कंटिन्यू रहा जब तक ऑपरेशन ओवर। मुंबई पुलिस को तो सलाम है ही है, लेकिन मुंबई के फायर ब्रिगेड कर्मियों को बहुत सलाम है। बताया जा रहा है कि आप सोशल वर्क करते हैं। कोविड के समय में बहुत सारे लोग मुझे फोन करते थे। किसी पॉलिटिशियन लीडर के बारे में आपने कुछ खबर चलाई हो, दबाव आया हो? एक पॉलिटिशियन के बारे में हमने एक बड़ी खबर चलाई। नमस्कार, स्वप्न समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजनीति से लेकर के पत्रकारिता के गलियारों तक के लिए, क्योंकि पत्रकारिता जगत से निकलकर कई नामचीन आज के डेट में कई नामचीन ऐसे राजनेता हैं जो पत्रकारिता से आए हुए हैं और उन्होंने अपना एक अलग ही परचम लहराया हुआ है। ऐसे में बात करेंगे, हमारे साथ में अभिषेक पांडे हैं। अभिषेक पांडे के बारे में आपको बताते चलो कि मुंबई ही नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों में भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे वो जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। उन्होंने कई करीबी राजनीति को बड़े करीबी से कवर किया हुआ है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए अभिषेक पांडे जी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुप्रीम समाचार का। पांडे जी, शुरुआत करेंगे, आखिर आप पत्रकारिता में आए कैसे? देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। 2005 में जब मैंने ज्ञानपुर और इलाहाबाद से पढ़ाई कंप्लीट की, उसके बाद अचानक इस शहर में आया घूमने के लिए। तो उस दौरान बैठे बैठे क्या करता, तो मुझे लगा कि ऐसा करते हैं कि कहीं देखते हैं लोकल चैनल्स में जहाँ पर इंटर्न्स की ज़रूरत हो, या वहाँ पर थोड़ा सा बैठे एक जगह बैठने की बजाय वहाँ पर घूम सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। चूँकि पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा, राजनीति की समझ रही, शुरुआती दौर में छात्र राजनीति से भी कई हिस्से तक जुड़ा रहा, तो ऐसे में थोड़ी सी समझ होने की वजह से हमने लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू किया। कई लोकल चैनल्स में काम किए, एक दो लोकल चैनल्स खुलवाते समय भी हम लोगों ने साथ में खुलवाया। तो धीरे धीरे एक ट्यूनिंग बनी और उसके बाद से 2005 के बाद से हमने यहाँ पे सफ़र शुरू किया। आया था घूमने के लिए और मुंबई का ही बन के रह गया। फिर कई दौर आए, कई क्राइसिस आई। उन सभी चीज़, पत्रकार के जीवन में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि क्राइसिस के समय में अपने आप को संभाले रखना। क्योंकि 2007-8 के बाद 2007 में जब एक चैनल में था, उस दौरान 2008 में 26/11 का हमला हुआ, सारी चीज़ें कवर की। और उसके बाद फिर अचानक जो शेयर मार्केट था वो बहुत तेजी के साथ नीचे गिरा था। मुझे याद है उस समय शेयर मार्केट की उछाल जो है करीब 16-17 हजार के आसपास था। इसमें 16-17 हजार बहुत माना जाता था शेयर में, BSE का सेंसेक्स। अचानक अंतर्राष्ट्रीय दबाव ऐसा बना या आंतरिक परिस्थितियां ऐसी बनी जिसके बाद वो 5,000 4,000 पे आके गिर गया। उस दौरान बहुत सारी कंपनियां बंद हुई पूरे देश भर में और एक भयानक क्राइसिस शुरू। उस दौरान वो चैनल बंद हो गया। तो 6 महीने इस शहर में मैं बेरोजगार भी घूमा। तो बेरोजगारी अपने सर पर हावी ना हो, इसके लिए हमने तय किया कि एकदम ड्यूटी आवर से हम निकलते थे। ठीक समय पर, जैसे 10 बजे ऑफिस के लिए निकलते वैसे निकलते थे और पूरा दिन भर जो है वो कहीं बोरीवली के किसी गार्डन में बैठते थे, कहीं मंत्रालय के आसपास चले जाते थे, PMC के आसपास चले जाते थे, लोगों से मिलते जुलते थे। यानी हमने कभी ये हावी नहीं होने दिया कि बेरोजगार है, क्योंकि जैसे ही आपका बेरोजगारी हावी होगा उस दौरान फिर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगेगा और फ्रस्ट्रेशन में फिर क्या होता है कि आप ट्रैक छोड़ देते हैं। तो आज 20 सालों के सफर में बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में आए, लेकिन फिर उसके बाद 2010 में मुझे याद है दिसंबर 2010 में बहुत वरिष्ठ पत्रकार है रवि तिवारी जी, उस समय उन्होंने ज्वाइन किया लाइव इंडिया चैनल संपादक के तौर पर महाराष्ट्र और गोवा। तो उन्होंने मुझे फोन किया, अभिषेक कहाँ हो? मैं बोला कि भैया मैं तो टाउन में हूँ। बोले कपड़ा लत्ता सही पहने हो? क्योंकि अमूमन जब छुट्टी का, जब आपके पास नौकरियां नहीं होती तो आदमी टी शर्ट और इस सब में घूमते रहता है। बोला हाँ भैया मैंने पैंट शर्ट पहना हुआ है।
क्योंकि मैं तो रोज ड्यूटी के हाउस स्टाइल में, में हाँ। निकलता था। तो उनका फोन आया कि बोले सुधीर चौधरी आए हुए हैं और हमको चाहिए। तो ऐसा है कि सुधीर चौधरी आए हैं तो तुम ऑफिस आ जाओ। उस समय मुझे फीवर था। मैंने बोला मुझे भैया मुझे फीवर है। अरे बोले मेडिकल स्टोर से दवाई ले लो पैरासीटामोल की, खा लो। हाँ। तो पैरासीटामोल की दवाई खाई और उसी हालत में मैं फिर सुधीर चौधरी का के इंटरव्यू के लिए गया। तो वहाँ पे इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू ठीक ठाक हुआ, जो भी उन्होंने सवाल जवाब जो भी थे पूछे। उसके बाद रात को 8:30-9 बजे रवि भैया का फोन आया। तो उन्होंने बोला कि अभिषेक क्या लग रहा है तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा हुआ? मैं बोला देखो भैया, बेरोजगार आदमी को पहली मत बुझाओ, हुआ है कि नहीं हुआ है, सही सीधे बताओ। समझे? क्योंकि पहली बुझाने में मैं कहूँ सही है, आप बोलोगे गलत है, तो फिर ये होगा। फिर उन्होंने बोला कि कब से ज्वाइन करोगे? तो मैं बोला मुझे तो कल से ही आ जाओ, मैं तो वैसे रोज जा रहा हूँ। अच्छा, घर वालों को उस दौरान लगता था कि वर्की, आप उनको पता था आप बेरोजगार हैं? उनको ये पता था कि थोड़ी सी चीजें गड़बड़ चल रही हैं। उनको ये नहीं पता था कि बेरोजगार होके घूम रहे हैं। तो मैं बोला थोड़ा सा सैलरी वैलरी का ऊपर नीचे इशू हुआ है, चूंकि शेयर मार्केट में हुआ है, लेकिन उसको हमने कभी ये हावी नहीं होने दिया कि बेरोजगार होंगे या सारी चीजें। फिर 2010 से फिर मैंने 2000 मुझे याद है कि 1 जनवरी 2010 को फिर मैंने लाइव इंडिया ज्वाइन किया। लाइव इंडिया ज्वाइन करने के बाद करीब 7-8 साल, 16 तक मैं 6 साल 6.5 साल के आसपास मैं लाइव इंडिया में रहा। 16 में मैंने रिजाइन दिया और 30 सितंबर 2016 को हमने फिर जो है ये ज्वाइन किया नेटवर्क 18 इंडिया। वहाँ पर भी एक लंबा समय रहा, 2022 तक, 21 दिसंबर तक मैं साथ में रहा उनके यूपी कवरेज के दौरान, जो कि पत्रकार था। और दूसरा है कि काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंसेस सीखी हमने। तो आप पढ़ना और करना दोनों अलग चीज़। आप पढ़ते हैं या फील्ड में करते हैं तो सारी चीज़ें बहुत बेहतर होती है, क्योंकि ग्राउंड पर अपने को सारी चीज़ें पता होती थी। आज स्टूडियो का एंकर जब किसी का इंटरव्यू करने जाएगा तो वो बहुत सारी चीजें पढ़ाई करता है, अभ्यास करता है। हाँ, हम सब की स्थिति ये है कि हम सब मुंह धुल के और बैठ जाए ना, उससे बेहतर इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि हमको पता है, एक चीज पता है, उसके इलाके में क्या चीजें हैं, उस नेता की कौन सी दुखती नब्ज है, कौन सी मजबूती है, कहाँ परेशानी हुई है, क्या हुआ है, वो सारी चीजें अपने को पता होती है। वो चीज वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपको होल्ड करते हैं। फिर हमने न्यूज नेशन ज्वाइन किया। न्यूज नेशन के बाद 3 साल के आसपास हो गए। भारत एक्सप्रेस चैनल नया नया शुरू हुआ था, उस समय में मुझे जिम्मेदारी उपेंद्र राय जी ने, जो CMD है, उन्होंने दी। तो उन्होंने भरोसे के साथ दी थी और मुझे लगता है कि मैंने उनके भरोसे पर 100% तो नहीं, लेकिन जितना उनकी एक्सपेक्टेशन होगी उतना खरा उतरने की जरूर कोशिश की होगी। इतने कम शॉर्टेज नोटिस में नई चैनल में आज महाराष्ट्र और गोवा जो भी बड़े राज्य हैं, उन सभी बड़े राज्यों के CM बैठ चुके, चाहे मोहन यादव हो, चाहे प्रमोद सावंत हो, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हो, चाहे एकनाथ शिंदे जी हो, चाहे महाराष्ट्र की सियासत के जो बड़े प्लेयर हैं, चाहे हिमाचल के CM हो, चाहे राजस्थान के CM, मतलब लगभग सभी राज्यों में इससे पहले आपने समय दिया है तौर पे अलग अलग जगहों पर मैंने चीजें की है। उसका असर ये हुआ है कि सभी राज्य के लोग होकर रहे हैं और अभी फिलहाल गाड़ी ट्रैक पर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कभी आप पॉलिटिक्स में, जब भी बहुत सारे फील्ड हैं, जनरल बीट से स्टार्टिंग होती है, लोग अलग अलग फील्ड में जाते हैं, कभी आपको ऐसा लगा कि किसी पॉलिटिशियन लीडर के बारे में आपने कुछ खबर चलाई हो, दबाव आया हो और आपको लगा हो कि आपके जान पर भी बन सकती है, ऐसा मोमेंट हुआ था आपके साथ? बिल्कुल हुआ था। ये मुझे याद है कि हालांकि लफड़े तो बहुत सारे हुए, लेकिन वो सब छोटे मोटे रहे, तो वो अपन फील्ड में एक पॉलिटिशियन के बारे में हमने एक बड़ी खबर चलाई थी, और वो भी बड़ा पॉलिटिशियन और बहुत बड़ा पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन दोनों था।
तो उस दौरान टीजर चलना शुरू हो गया चैनल पर, शाम 9 बजे देखिए ये वो फलाना ढिमका। अब उसके बाद उस पॉलिटिशियन का पहली बार मुझे फोन आया कि ये क्या है, ये ठीक नहीं है, ये सब गलत खबरें हैं। मतलब देखो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको अगर लगता है गलत खबर है तो आप अपनी सफाई में, आपको हम लाइव पे जोड़ लेंगे, आप बैठ जाइए। हाँ सही बात। तो लेने नहीं, ऑफिस में आके मिलो। बहुत दबाव डालने की कोशिश की, बहुत सारी चीजें कोशिश की, लेकिन मैंने कहा कि देखिए अब तो तीर कमान से छूट चुका है, अब संभव ही नहीं है इस वजह, तो चलेगा। उसके बाद हुआ क्या कि उस खबर को कांग्रेस के इस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके सामने वो पूरी खबर, करीब मुझे याद है कि सन्मुखानंद हॉल साइन है, उसमें करीब भी जो भी उनकी कैपेसिटी हो, 5,000 10,000 15,000 जितनी भी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के बीच में जब सब बैठे थे तो 15 मिनट की मेरी वो खबर पूरी प्ले की गई पूरे स्क्रीन पर। और संयोग ये हुआ कि मैं उस समय ट्रैफिक में अटका था, मुझे भी कवरेज करने के लिए जाना था, तो वो प्ले होने के बाद मैं पहुंचा। तो जैसे मैं गेट पे पहुंचा अंदर एंट्री करने के लिए, सिक्योरिटी के लिहाज से सिक्योरिटी चेक कर रहा था, उस दौरान जो भी आए मुझसे हाथ मिलाए, गले लगे, मैं किसी को पहचान नहीं पा रहा, जो भी है बहुत बढ़िया, अरे आपको सलाम है, ये दुआ है। हुआ क्या है, तो अभी आ रहा हूँ। बोले नहीं यार। बाद में मुझे पता चला 10 मिनट बाद, मैं पूछने लगा कि भाई अचानक पूरी भीड़ का स्नेह इतना, जबकि मुझे पता ही नहीं है, तब मुझे पता चला कि वो पूरी स्क्रीन पर प्ले की गई है। समझे? एक इंसिडेंस रहा। दूसरा इंसिडेंस ऐसा नहीं रहा कि मैंने किसी पार्टी विशेष को बहुत तवज्जो दी। हमेशा देखिए पत्रकारिता में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने आप को ऐसा बनाए रखना कि हर पार्टी के लोग ये न कहें कि वो फलाना उस पार्टी के। सही बात। हमने फिर कांग्रेस के लोगों ने बड़ा बढ़िया कहा, लेकिन जब कांग्रेस की बजाने की आई तो मैंने ये खबर दी कि मुंबई कांग्रेस का 2 साल का बिल नहीं भरा गया। हाँ, 10 महीने से सैलरी नहीं आई है। आप लोगों को पता भी होगा कि वो खबर मेरी द्वारा दी गई। हाँ, वो आपके पास से प्रसारित हुआ था और कई सारे प्रिंट मीडिया ने भी उठाया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी उठाया, उसके बाद में बहुत बड़ी खबर बनी। फिर मेरी खबर, चूंकि जो उस समय वर्तमान अध्यक्ष थे, उनके जो अपोनेंट पार्टी के भीतर भी थे, उन लोगों ने वो खबर ले जाकर राहुल गांधी को दिखा कि देखिए मुंबई कांग्रेस का ये हाल हो गया। ये सारी चीजें, तो बहुत सारी ऐसी खबरें थी। मतलब मैंने क्या किया कि मैंने कभी भी जीवन में ना 2 चीजें की पत्रकारिता में। पहली चीज ये की, मैं किसी ग्रुपिज्म का शिकार कभी नहीं। ग्रुपिज्म का मतलब पत्रकारिता में भी ग्रुप है, पत्रकार है, आपको पता है, ये फलाना ग्रुप है, ये ढेपका ग्रुप है, ये ग्रुप है, वो ग्रुप है। मैं बोलता हूँ भैया मैं सिंगल ही सही। बहुत होगा 10 चीजें में से 8 ही चीज आएगी, 2 चीज नहीं आएगी खबर में, तो नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति शक्तिमान नहीं हो सकता। तो हमने वो पूरा दबाव भी झेला है, और दबाव झेलने के बाद खबर से कैसे निकला जाता है, भीड़ घेर ले तो उस समय क्या किया जाता है। बहुत सारे दंगों की रिपोर्टिंग की, 26/11 हमले कवर किए, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ, या फिर उसके बाद जितने ब्लास्ट हुए, उसके बाद कई राज्यों में, कम से कम 10-12 राज्यों में इलेक्शन कवर किए, नब्ज लोकल लेवल पे पहचानी। आज भी उसका असर ये है कि चूंकि फील्ड रिपोर्टर होने की वजह से, आज संपादक होने के बाद भी कोई भी व्यक्ति मोड़कर नहीं बना सकता। खबर देखते समझ में आ जाती है कि इस खबर को किसने प्लान किया है और कैसे कहां से आई है, कहां से अपने पास आ सकती है। ये वाकई ग्राउंड लेवल से जाने के बाद एक अलग ही होता है। बात एक और भी है, जिस तरीके से 26/11 में लोग पत्रकार कवर कर रहे थे, बहुत सारे सभी की जान पे आफत आई थी। उस दौरान में नया मैं भी इंटर्नशिप में था। कभी आपके घर से बोला गया कि
अब छोड़ दो पत्रकारिता, क्योंकि ऐसे डेंजर सिचुएशन में देखने के बाद भी? बहुत बार दबाव आया, घर वालों पे भी दबाव आया, पत्नी का दबाव आया, मम्मी पापा का दबाव आया। चूंकि 26/11 की बात की तो मुझे एक एक पल याद है। मेरी नाइट शिफ्ट चल रही थी और 7 साढ़े 7 बजे मैं निकला घर से खाना खा के। तो 7 साढ़े 7 8 बज रहे होंगे, मतलब एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता। नाइट शिफ्ट चल रही थी और मुझे अंधेरी में मेरा ऑफिस था, वीरा देसाई रोड पर, अंधेरी वेस्ट में। तो अमूमन ऑफिस जाना था, कुछ था नहीं। तो पहले के जर्नलिज्म में फर्क ये था कि पहले व्हाट्सएप नहीं था, आजकल व्हाट्सएप जर्नलिस्ट टॉप टू बॉटम, मतलब इंटर्न से लेकर के एडिटर तक, जो भी नए लोग जो आए हैं, जिन्होंने पुरानी पत्रकारिता नहीं झेली, उनके पास क्या है कि ग्रुप में ऐड कर लो, ग्रुप में जो खबर आएगा उनको भी आ जाएगा। पहले लोग बैठते थे, अधिकारियों के साथ बैठते थे। आज अपने समय के डीसीपी सीपी बने देवेंद्र भारती जी, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नई नई अपना इंटर्न जैसे ट्रेनिंग आईपीएस बन के आते हैं, फिर आज जिस जिस पोजीशन पे पहुंचे हैं। बहुत सारे अधिकारियों को हमने देखा है, कॉर्पोरेटरों को और होर्डिंग बैनर लगाने वाले आज पार्षद विधायक बने हैं। तो हमने सब चीजों को देखा है। तो उस दौरान मैं निकला था और जैसे ही मैं कांगीवली स्टेशन पहुंचा, अचानक फोन आया। पहली बात आया, पहला जो शब्द आया था कि ड्रग पेडलरों के बीच में लियोपोल्ड कैफे में फायरिंग हो रही है। तो ड्रग, उस समय ड्रग्स वक्स का वो चलता था कि ड्रग्स हम लोगों को था कि खबर जो है मिल गई तो तुरंत फोन किया, जो भी ड्राइवर है, कैमरामैन था, उसको फोन किया कि फटाफट तुम ऐसा करके अंधेरी स्टेशन आ जा और अपन जो है चलते हैं लियोपोल्ड कैफे में, फायरिंग हो रही है, 2 ट्रक पड़ लो। तब तक ये नहीं पता था कि आतंकी हमला है। उसके बाद फिर जैसे तब तक गोरेगांव पहुंचा, जोगेश्वरी पहुंचा और अंधेरी पहुंचते पहुंचते ये क्लियर हुआ कि आतंकी हमला हो सकता है। गाड़ी आई, उस समय में विले पार्ले का एयरपोर्ट का ब्रिज नहीं था। तो अंधेरी से जैसे नीचे उतरते एक सिग्नल था, जो जहां अब हनुमान रोड है, जो एयर इंडिया कॉलोनी और हनुमान रोड है, वहां पे सिग्नल हुआ करता था, उसके आगे पीछे एग्जैक्ट उधर ही। तो मैं अंधेरी स्टेशन से बाहर निकला और जैसे ही ब्रिज क्रॉस करके वहां 100 मीटर या 50 मीटर की दूरी पर रहा होगा, अचानक एक टैक्सी में विस्फोट होता है। और वहां पर हमने पहली बार जो है, जैसे छिपकली की कभी पूंछ कट जाती तो कैसे तड़पती है, पूंछ कैसे तड़पती, मैंने वैसे वो इंसान का अंगूठा तड़पते हुए 5 मिनट तक वो अंगूठा ऐसे हिल रहा है, तड़प रहा, अंगूठा ही सिर्फ अंगूठा ही ऐसे तड़प रहा है। तो हमने वो देखा। उसके बाद फिर वहां से तुरंत वहां पर वॉकथ्रू मारा, कवरेज किया, फिर उसके बाद तुरंत भागा। तब तक पता चला कि मझगांव में ब्लास्ट हो गया है। वहां पे टर्न मारा, 4 लेन से मझगांव पहुंचा, मझगांव से फिर रात में पहुंचा ताज पर। ताज पे 59 घंटे लगातार कंटिन्यू रहा जब तक ऑपरेशन ओवर नहीं हो गया। तब पहली बार, मतलब मुंबई पुलिस को तो सलाम ही है, लेकिन मुंबई के फायर ब्रिगेड कर्मियों को बहुत सलाम है, क्योंकि मुंबई के फायर ब्रिगेड वालों ने, जिसके पास कोई गन नहीं थी, कोई बंदूक नहीं थी, उन लोगों ने कम से कम 50 लोगों की जान बचाई। क्योंकि वो जो व्यक्ति दरवाजे से, विंडो से, बंद विंडो खोल तो सकते नहीं, तो बंद विंडो से जो हाथ हिला रहा था, उन सबको वो लोग हथौड़ी से तोड़ के अपनी जान जोखिम में डाल करके, क्योंकि उसको नहीं पता है ना कि वो आतंकी है क्या हाथ हिला रहा है कि जब आओ तो गोली मार दे। वहां ग्रेनेड गिरते हुए कितनी चीजें सामने हुई थी सामने। तो एक बड़ा हमला था। उसके बाद ही एनएसजी की तर्ज पर हमारे यहाँ फोर्स 1 का गठन हुआ। ये बहुत सारी चीजें हमने देखी हुई हैं। इसलिए किस सिचुएशन में कैसे रहना है वो अपने को पता है कि प्रॉपर किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, अब राजनीति की बात करते हैं। देखा जा रहा है आप कई राज्यों में आपने कवर किया, मैंने देखा दिल्ली में भी आपने कवर किया, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन कवर किया, कई जगहों पे जहाँ इलेक्शन हुए कवर किए। खास तौर पे आपका एक्टिविटी मैं देख रहा हूँ, जो आपका निवास स्थान है
यानी कि उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के ज्ञानपुर में। ज्ञानपुर विधानसभा में लगातार आपकी एक्टिवनेस को देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि आप सोशल वर्क करते हैं, साल में रोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, कई सारे एक्टिविटीज सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देखता हूँ। आखिर मकसद क्या है आपका? देखिए, मकसद अब तक तो साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इसका मकसद सिर्फ एक है, ज्ञानपुर विधानसभा जो कि और भदोही को जो कि अब तक सिर्फ शोषण का शिकार हुए, शोषण का, उस शोषण के शिकार को खत्म करना और लोगों के लिए एक नई पहल और नई ऊर्जा दिखाना। क्योंकि आप देखिए, जनता को मूर्ख कितना दिन बनाए, कितना दिन आप जाति के धंधे में घुसेंगे, कितना दिन आप चार चमचे लेके घूमेंगे, कितना दिन आप पूरी भाजी न्योता खाएंगे। जनता को तो जवाब आपको देना पड़ेगा ना कि आपने उनके स्वास्थ्य के लिए क्या किया, आपने उनके एजुकेशन के लिए क्या किया, आपने हॉस्टल की जमीन कैसे बिचवा रहे हैं, आप हॉस्टल को खत्म करके वो क्या किसी तीसरे को बेचने की तैयारी चल रही है क्या? तो ये सारी चीजें कुछ न कुछ ऐसी हैं जिनको की जवाबदेही तो बनती है किसी किसी की। तीसरी चीज है कि आज भी देखिए तो आपको बताऊं कि स्वास्थ्य इस तरीके से बेहाल है कि कोविड के समय में बहुत सारे लोग मुझे फोन करते थे कि भैया मुझे ना वेंटिलेटर चाहिए, भैया मुझे आईसीयू चाहिए, मुझे मिल नहीं पा रहा है, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है, जो भी चीज। ये किसकी जिम्मेदारी है? वहां के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है ना। हम लोग क्या है, हम लोग पत्रकार हैं, तो पत्रकारिता के दौरान हमने पूरे कई राज्यों में भ्रमण किया, सारी जगहों पर एक चीज देखी कि जहां पर अच्छी चीजें हैं वो अपने जिले में क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं करना चाहिए। और हम अगर उसकी चेन बन रहे, उसकी कड़ी बन रहे। कोविड के समय में जब महाराष्ट्र में पहले कोविड आया, उत्तर प्रदेश में बाद में कोरोना, तो हमने यहाँ की टास्क फोर्स को प्राइवेट प्लेयर होते हुए, प्राइवेट प्लेयर मतलब प्राइवेट व्यक्ति, वहां कोई सरकार का पार्ट नहीं थे, प्राइवेट प्लेयर होते हुए भी हमने वहां के डीएम को, एसपी को, सीडीओ को, सीएमओ को, भदोही के कमिश्नर मिर्जापुर डिवीजन, तो उसके बाद मिर्जापुर डीएम, सोनभद्र डीएम, इन सब के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अरेंज कराई। महाराष्ट्र के टास्क फोर्स जो डॉक्टर्स का टास्क फोर्स उनके साथ कि हाउ टू कंट्रोल द कोविड इन रूरल एरियाज, कैसे वहां पर कंट्रोल किया जाए। अभी चूंकि अभी कर पाएंगे तो ठीक है, क्योंकि यहाँ जो पेंडेमिक सिचुएशन थी, यहाँ उसके गवाह थे, क्या स्थिति थी, लोगों को पता ही नहीं था कि शाम को मरेंगे कि बचेंगे। जब ये स्थिति थी तो ऐसे में क्या जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या उसके बाद भी जो जिनके हाथों में सत्ता आई वो सब सिर्फ पूरी भाजी बाटी चोखा इस तरीके की चीजों में मस्त रहे? क्या उनको नहीं लगता है कि अगर उनके यहाँ किसी को अटैक आ गया तो तुरंत नियरेस्ट अबाउट में सरकारी अस्पताल मिल जाए, कम दाम में अस्पताल मिल जाए, चैरिटी के तौर पर मिल जाए? क्या वहां पर क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए? सिर्फ हम चुनने के लिए, सिर्फ हम बात करने के लिए, सिर्फ हम राजनीतिक समीकरण के लिए, इससे ऊपर तो उठना पड़ेगा ना एक न एक दिन। और दूसरी जगहों पर अगर अच्छी चीजें हो रही है तो वहां पर क्यों नहीं हो? एक टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, एक अच्छी ऐसी चीज नहीं है जिससे कि वहां पर व्यवहारिक तौर पर लोगों को जोड़ा जाए। देखिए, ग्रामीण इलाके में अगर आप पढ़ के आए होंगे तो वहाँ 10-12 जिसको 10वीं 12वीं या इंटर ये सब कर रहा है, हाई स्कूल इंटरव्यू, ये उनको पता ही नहीं है कि आगे करना क्या है, वो सिर्फ किए जा रहे हैं। जब हाई स्कूल पास हो गए, अब 12 पास हो गए, अब इंटर पास हो गए, कोई मार्गदर्शन ही नहीं, मतलब एक गाइडलाइन होनी चाहिए ना। जो बच्चे उस समय में शहर चले जा रहे हैं, शिफ्ट हो जा रहे हैं, उनको तो एक क्वालिटी में, नीचे के लोगों को कैसे पता चलेगा? अभिषेक जी, ना होने का कारण क्या है? क्योंकि देखा जा रहा है कि उसी विधानसभा क्षेत्र से माफिया तो मैं नहीं कह सकता, विजय मिश्रा विधायक थे बतौर, कई मामलों में उनके नाम आए थे, और वहीं वर्तमान के जो विधायक हैं उनके ऊपर भी विपुल
जिनके ऊपर भी कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगे हुए हैं। कई मामलों में मुख्य आरोपी के रूप में भी पहचाने जा रहे हैं। कई घोटालों में उनका नाम आ रहा है, पेपर लीक वाले मामले में भी आया है। कैसे देखते हैं इन सभी चीजों को आप? तो ये दुर्भाग्य यही है ना, ज्ञानपुर विधानसभा को जो अच्छा व्यक्तित्व मिलना चाहिए, एक चेहरा ऐसा मिलना चाहिए जो विकास की सोचे, जो सरकार के साथ साथ जिसकी कनेक्टिविटी ये हो कि यार CSR को भी लेकर आए, बाहर की कंपनियों को इन्वॉल्व करें, ताकि वहां पर लोगों को रोजगार के संसाधन। देखिए, हमने 5 रोजगार मेला ज्ञानपुर विधानसभा में लगवाए कोविड से अब तक। क्यों लगवाए? क्योंकि कुछ तो कुछ, देखिए, हम बेरोजगार करके लोगों को राजनीति करेंगे या लोगों को रोजगार दे के समाज से करके? हमको ये तो समझना पड़ेगा ना, हम 10 लोगों को बेरोजगार करके दिन भर घुमाएं अपनी फॉर्च्यूनर में बिठा करके, कि जो है हम मोटरसाइकिल से घूमे और लोगों के लिए रोजगार करें। अगर 10,000 रुपया भी किसी को रोजगार मिला, उससे उसका परिवार चलेगा, उसको प्रेशर कम होगा, 2 रुपए की आमदनी होगी, तो वो मजबूत होगा ना। तो देखो, समाज सेवा या राजनीति जो भी है, वो उनका काम ये है कि समाज को इकट्ठा करना, मजबूत करना, सिर्फ राजनीति नहीं करना, उनके लिए कुछ करना, कुछ करने की कोशिश करना। अब वो सारी चीजें जिन जिन लोगों के आपने नाम लिए, दोनों तरफ एक लॉबी रही, एक चीजें रही, उन सारी चीजों को पहले वाले भी करते रहे, आज वाले की भी स्थिति कुछ वैसे ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। आप समझिए कि ज्ञानपुर और भदोही की स्थिति आपको बताएं तो बनारस एक बाहुबली जिला है। बाहुबली जिला इन द सेंस ऐसा कि प्रधानमंत्री खुद वहां के सांसद है। प्रयागराज की बात करें जो इलाहाबाद है, प्रयागराज में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी सांसद हुआ करते थे। वहां पर केशव प्रसाद मौर्य जो अभी डिप्टी CM है, वो सांसद हुआ करते थे। वहां पर बड़ी बड़ी मतलब पावरफुल लीडरशिप वहां पर है। तो सारी बड़ी जो चीजें हैं वो या तो प्रयागराज चली जा रही है या बनारस चली जा रही है। कुछ बचा कुचा जौनपुर उठा ले जा रहा है, कुछ चीजें मिर्जापुर आ जा रही है क्योंकि अनुप्रिया पटेल के घर। यहाँ पर लोग क्या है, यहाँ पर किसी को न करने की ललक है, किसी को न कराने की ललक है। सब की स्थिति है इससे राम भरोसे भदोही चल रहा है। और उसमें ज्ञानपुर विधानसभा की स्थिति है कि मैं आज की स्थिति बताऊं तो वहां पर आज ये स्थिति है कि आपके पास एक भी सरकारी अस्पताल नहीं, D ब्लॉक में अगर देखें तो नहीं है। कभी डॉक्टर नहीं है, कभी नर्स नहीं है, कभी दवाई नहीं है, कभी चीजें नहीं है। कितने लोग तो एम्बुलेंस के अभाव में, कितने लोग डॉक्टर्स के अभाव में बीच में दम तोड़ देते हैं। किसी को हार्ट अटैक आ गया तो ग्रामीण इलाके में हार्ट अटैक आ जाएगा तो 2 दिन तक लोग सोचते हैं गैस चढ़ी, एसिडिटी इशू होगा, पेट में कोई दर्द होगा, कोई इस तरीके की चीज होगी। अगर वहां पर नियर अबाउट में कोई एक अच्छा डॉक्टर होगा, कोई अच्छा हॉस्पिटल होगा, चीजें बेहतर होंगी तो आदमी जाके दिखा सकता है ना। अब इलाहाबाद जाने के लिए आदमी को कम से कम 1,000-1,500 रुपया 2,000 जेब में होना चाहिए। हर व्यक्ति की परिस्थिति वैसी नहीं। हमने 300 लोगों को 350 लोगों को फ्री चश्मा वितरित कराया, 6-7-8 लोगों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया, कम से कम 1,000 लोगों का आंखों का जो है टेस्टिंग कराई। उसके अलावा हमने कम से कम 10-5 मेडिकल कैंप लगाए। रोजगार मेले के साथ साथ हमने कहीं अलग अलग चीजें की। अभी आने वाले समय में फिर एक बड़ा प्लान तैयार हो रहा है जिसके तहत हम कुछ और बड़ी चीजें ज्ञानपुर के लोगों को करने जा रहे हैं। तो कुछ न कुछ तो हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। देखिए, हमारे पास कोई सरकारी संसाधन नहीं, सरकारी पैसा नहीं, हम जनप्रतिनिधि नहीं, फिर भी हमको लगता है यार हमारे लोग हैं, जहाँ से हम पढ़े, जहाँ से हम आगे बढ़े, जहाँ के लोगों को हम मिलते हैं, जिन चीजें हैं, हमारा घर है, हम लोग वहां पर हैं, चीजें हैं, तो उनको बेहतर करने की कोशिश शुरू है। बाकी भगवान जाने। एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, यदि आपको मौका मिल जाए, कोई पार्टी कहती है कि अभिषेक जी आप चुनाव लड़ जाइए,
क्या लड़ेंगे? बिल्कुल, देखिए मौके को अगर देखिए अटल बिहारी वाजपेयी पत्रकार थे, आज जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, आज दुनिया में अगर भारत के लिए जाना जाता है कि कोई सेंसिबल प्रधानमंत्री रहा, संवेदनशील, ये वाकई मतलब 23-24 पार्टियों की 5 साल तक सरकार चलाना और सब दिग्गज दिक्कत मतलब ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, हाँ, उसके बाद दूसरे साउथ की कितनी पार्टियां थी, महाराष्ट्र की कितनी छोटी बड़ी पार्टियां थी, इस सब को इकट्ठा करके 30 पार्टियों की सरकार चलाना, आज किसी नेता में अटल बिहारी वाजपेयी जैसा सेंसिबिलिटी है क्या? जो वाकई वो कौन थे? पत्रकार थे। कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर संवेदना होगी, वो जब भी काम करेगा ना, तब लोगों के हित के लिए करेगा, लोगों के लिए करेगा। उनको पता है कि एक छोटी सी चीज से, अभी हमने 1000 बच्चों का एक क्विज कंपटीशन कराया कुछ दिनों पहले। 1000 बच्चों को जब हमने क्विज कंपटीशन कराया तो लोगों के डिमांड आई, कई स्कूल कॉलेजेस ने संपर्क किया कि भैया 5वीं तक कराओगे कि 8 का भी ले लो, क्योंकि पहली बार ऐसा था कि लोगों को आईक्यू टेस्ट के लिए कुछ तो एक नई चीज मिली, कुछ तो नई चीज मिली। अभी एक बड़े आईपीएस ऑफिसर से बातचीत चल रही है और कुछ दिन में हम एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी टाई अप कर रहे हैं कि उनको भी ले जा करके वहाँ एक बड़ा सा सेमिनार कराने के बच्चों को कि अगर आप बीए में हैं या आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको पढ़ना कैसे है, आगे कैसे बढ़ना है, रास्ता कैसे निकालना है। देखिए हर व्यक्ति टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी के घर में नहीं पैदा। हम भी गरीब हैं, आप भी गरीब हैं। गरीब का मतलब ये नहीं होता कि आप रोजी रोटी कमा रहे हैं इसलिए धनी हो गए। गरीब का मतलब होता है कि आप जो ऐशो आराम या संसाधन अडानी अंबानी के यहाँ वैसे तो नहीं अपने पास, अपन बाइक से चल रहे हैं, मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, चीजों को कर रहे हैं, तो ऐसे में उनको कैसे कम चीजों में क्या बेहतर ऑप्शन हो सकता है उसको देने की कोशिश है। 1000 औरतों से मैंने राखी बंधवाई, जिन जिन औरतों ने राखी बांधी उन सभी ने, मतलब मैं हतप्रत था कि कई औरतें जो है राखी लेके आई बांधने के लिए, और उन्होंने बाद में जब वो निकलने लगी तो बोली मैंने आपको भाई मान लिया है और हमेशा आप हमारे साथ रहिए, हम आपके साथ रहेंगे। तो ये जो कनेक्टिविटी है ना, देखिए संवेदना के कारण ही हो सकती है। आप राजनीतिक तौर पर इसको देखेंगे ना तो नहीं होगा। रही मौका मिलने की बात, तो देखिए मौका अगर मिलेगा तो वहां के लोगों को और बेहतर करने का हम क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे कि आजादी के 75 साल बाद, 100 साल बाद भी हमारी विधानसभा में एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है। आजादी के 75 और 100 साल बाद भी हमारी जो बेसिक मूलभूत चीजें थी कि वहां पर बुनकरों को समस्या, वो बुनकरों की समस्या का क्या हुआ? आजादी के 75 साल, 100 साल बाद भी वहां पर गंगा नदी के किनारे 3 तरफ से गंगा जी से घिरे क्षेत्र में कटान की समस्या क्यों नहीं खत्म हो रही? आजादी के 100 साल, 75 साल बाद भी जितने वर्ष हो रहे हैं या बीत रहे हैं, हमारे पास जो है बेसिक संसाधन, मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं? आजादी के 75 साल बाद भी गांवों की सड़कें ऐसी हैं कि आप पैदल भी नहीं चल सकते। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई ना कोई तो लेगा, जवाबदेही तो लेनी पड़ेगी ना। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब उस समय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाई थी, कितना पावरफुल प्रोजेक्ट रहा होगा कि आज जिन जिन गांव में सड़कें नहीं थी सब गांव में बनी। आज जहाँ सड़कें हैं ना वहां पर भी मरम्मत नहीं हो रही। कई लोग हम मुझे वीडियो भेजते हैं, आज के जनप्रतिनिधियों का हाल ज्ञानपुर विधानसभा में है, रोड बना के जाते हैं और शाम को गांव वाले झाड़ू लेके आते हैं, पूरी रोड बटोर के लेके जाते हैं। मतलब पैसा निकल गया, काली रोड दिख गई, उसका फोटो चला गया, जियो टैगिंग हो गई और उसके बाद रोड बटोर के
बगल कर दो, फिर वही। यानी कि कोई क्वालिटी लेवल नहीं। क्वालिटी लेवल नहीं है ना, क्यों क्वालिटी लेवल होगा जब लोगों को नीचे से लेके ऊपर तक दलाली चाहिए, नीचे से लेके ऊपर तक दलाली चाहिए, तो आप क्वालिटी कैसे देंगे? आप किन चीजों को 2000 का सोलर, 1500 2200 का सोलर के लिए बिल पास हो रहा है 15,000 का, मतलब आप समझिए सोलर लाइट के लिए 15,000 रुपए। हाँ, 12,000, 15,000, 8,000, 10,000, 12,000, उसका क्वालिटी जो है वो है 2,000, 2,500, 3,000, और उसके लिए आप 15,000, 16,000 बिल पास करा रहे हैं, और उसमें भी 2,000, 2,500, 3,000 जितने में भी ले रहे हैं ना, उससे भी कट ले रहे हैं, मतलब उससे ओवर बिलिंग कर रहे हैं अलग, उसके बाद उसमें कट भी ले रहे हैं, यानी कि भ्रष्टाचार चरम पे रहे। क्योंकि देखिए क्या है, सरकार की पॉलिसी अच्छी है, मोदी जी की हो या योगी जी की हो या जो भी अखिलेश की हो, मायावती की हो, देखो जो सत्ता में बैठा है उन सब की पॉलिसी अच्छी है, लेकिन उसके नीचे का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बराबर, वो क्वालिटी लेवल पे अधिकारियों को के साथ सामंजस्य बनाना, स्पॉट विजिट करना, क्वालिटी एजुकेशन देना, चीजों करना, वो तो जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही है ना, जो वाकई। तो ये सारी चीजों को सुधारने के लिए तो बिल्कुल अगर मौका मिलेगा तो उस पर काम करना पसंद करूंगा। मौका मिले तो किस पार्टी से लड़ेंगे? लेकिन आप देखिए, मौका मिलेगा ना तो मेरे लिए एक ही पार्टी है, वो ज्ञानपुर विधानसभा, उनके हितों के लिए जो भी पार्टी मुझे मौका देगी उसको, जो मेरी ज्ञानपुर विधानसभा को बेहतर बनाने का है, बेहतर बनाएगा। पहली शर्त ही उस पार्टी के ये होगी कि मेरी ज्ञानपुर विधानसभा के लोगों के लिए मेडिकल के लिए क्या देंगे, एजुकेशन के लिए क्या देंगे, शिक्षा के लिए क्या देंगे, रोजगार के लिए क्या देंगे, जो इन चारों चीजों को कमिटमेंट करके कहेगा कि हाँ अगर ऐसा हुआ तो हम ये चीजें देंगे, उसके साथ हम खड़े रहेंगे। और मैं ही नहीं, जो भी ज्ञानपुर के लोग हैं वो सब भी वही चाहते हैं, क्योंकि देखिए अब मैं आपको उदाहरण दूं, आज 80% लोग बाहर वहां कमाने वाले लोग, गांव में उनके बूढ़े माँ बाप हैं। आप बताइए, उन बूढ़े माँ बाप को अगर तबीयत खराब हो जाए तो अगर अस्पताल नहीं रहेगी कहाँ लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएंगे? सही बात। आज 50% घरों में ताली लगी, पलायन हो चुका है। अगर वहां लोकल लेवल पे, सब कलेक्टर तो नहीं है, अगर लोकल लेवल पर वहां रोजगार संसाधन उपलब्ध होगा, शाम को लोग अपने घर तो आ सकते हैं, अगर पढ़ा लिखा वर्ग रहेगा। लेकिन सेल्फ जनरेशन भी होता है, सब सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे हो सकता है, अलग अलग चीजों को, अलग अलग रोजगार के संसाधन को कैसे कलेक्ट किया जा सकता है, कैसे इकट्ठा करके एक नई दिशा दी जा सकती है, उस सब पर भी काम करेंगे। और जो पार्टी इन सारी चीजों को प्रायोरिटी देगी और मुझे प्रायोरिटी देगी, उन सारी चीजों पर तो हम उस पार्टी के को उसी शर्त पर उसके साथ जाएंगे कि ज्ञानपुर और भदोही के लिए क्या विकास हो, डेवलपमेंट। आखिरी एक मैसेज क्या देना चाहेंगे तमाम जो दर्शक हैं हमारे, उनके लिए और खास तौर पर युवा पीढ़ी के लिए? युवा पीढ़ी के लिए ना एक ही मैसेज है, आप जेनजी प्रोडक्ट हो, जनरेशन जेड की कैटेगरी के प्रोडक्ट हो, आपके लिए विकास, आपके घर के पास शिक्षा, आपके स्कूलों की स्थिति, आपके बेहतर अस्पतालों की स्थिति, आपके परिवार की बेहतर स्थिति के लिए मतदान करें, न कि आपके साथ कोई फोटो खिंचा लिया, न तो आपके घर पे कोई लिट्टी बाटी खाने आ गया, न तो पूरी खाने आ गया, न तो बड़ी बड़ी हुटर लगा के सायरन लगा करके गाड़ियां लिए 4-10 फॉर्च्यूनर लिए घूम रहा है कि भाई, और 2-4 गनर लेके घूम रहा है। ये सब चीजें अब पसंद नहीं है ना, पसंद नहीं। शहरों में आप देखिए, किसी नेता को देखिए कि 4 राइफल वाले लोग उनको साथ लेके जा रहे हैं, बड़ी बड़ी हुटर लगा करके, जो ये 15-15 गाड़ियों का काफिला जा रहा है। देखिए, ये सबसे ज्यादा यूपी में ही देखा जाता है। एक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन इज अ डिफरेंट इशू,
means when the chief minister goes anywhere, तो चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल है, प्रोटेक्शन है, मिनिस्टर्स गोज एवरीवेयर, तो उसका प्रोटेक्शन है। लेकिन लोकल नेता विधायक को 5 गाड़ियां हूटर लेकर के 500 रुपया किसी के यहाँ जा करके, जैसे मैं सामान्य वर्ग का व्यक्ति हूँ, मेरे यहाँ शादी विवाह था और मैंने आपको इनवाइट किया, आपने जो भी आपने 500, 1000, 2000 जो भी आपने योगदान के तौर पे द्वार 4 के लिए द्वार लिखा है, अब 25-30 आदमी के साथ आए, तो अगर 10 नेता उसके घर पे ऐसे आ गए, उसकी स्थिति क्या रहेगी? उस वाकई अगर वो 100 लोगों की व्यवस्था करके रखा हुआ तो 10 नेता ऐसे 10-10 लोगों को लेकर के आए तो खत्म हो गया ना, तो उसकी सामाजिक व्यवस्था बैठ जाएगी ना। इसलिए युवा वर्ग को चाहिए कि जो आपके साथ खड़ा रहे, आपके जैसा सोचे, जेनजी को आगे ले जाने की बात करे, आपको प्राथमिकता दे, विकास के लिए प्राथमिकता दे, एजुकेशन के लिए प्राथमिकता दे, रोजगार के लिए प्राथमिकता दे, या समाज के लिए प्राथमिकता दे, स्वास्थ्य के लिए प्राथमिकता दे, ऐसे व्यक्ति को चुने, ना कि हूटर लगा करके फॉर्च्यूनर से घूमने वाले लोगों को चुने। आप जिसको भी चुने मजबूत चुने, ताकि वो आपकी आवाज जहां पर भी लेकर जाए, या आपके लिए सरकार के साथ साथ बाहरी संसाधनों से भी स्थिति बेहतर कर सके। ये मैं जरूर उन लोगों से कहूंगा। धन्यवाद अभिषेक जी हमारे लिए समय देने के लिए। और आपने देखा हमारे साथ में अभिषेक पांडे जी थे, जिन्होंने बड़ी ही सरलता और बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों के जवाबों को रखा। बने रहिए हमारे साथ, इसी तरीके से अगले एडिशन में आपको नए सदस्य से एक बार फिर मुलाकात कराएंगे और उनकी बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।